कोला जैकोपो का एक दोस्त है जो उसका खून चूसता है और उसी के ऊपर जिंदा रहता है, पर जैकोपी उससे किसी तरह भी छुटकारा नहीं पा सकता, न तो किसी होशियारी से और न ही किसी चालाकी से। आखिर जब वो उसके लिए बिल्कुल असहनीय हो जाता है तो वो उसे बहुत ही चुरे बुरे शब्द कहकर घर से बाहर निकाल देता है। इससे पहले की कहानी बहुत ही सुंदर तरीके से कही गई, इसलिए लोगों ने उसे ध्यान से सुना। लेकिन क्योंकि हर बार वे अपनी कहानियों के बीच में थोड़ा ठुकते थे तो नौकर को ऐसा लगता था जैसे कि वह कोटों पर बैठा हो। राजकुमार थेडियस ने जैकोमा से कहा कि अब वह अपनी कहानी सुनाए। जैकोमा ने अब अपनी कहानी सुनानी शुरू की। स्त्रियों, जब निर्णय लेने की ताकत नहीं होती तो वहाँ निर्णय का मापदंड सौदागर के हाथ से नीचे गिर जाता है। इंजीनियर ठीक कंपास को भी गलत पढ़ने लगता है और नाविक की अपनी तर्क करने ताकत भी खत्म हो जाती है। वह अज्ञानता की मिट्टी में जड़ पकड़कर केवल शर्म के फल को जन्म देता है, जैसा कि हम अपनी रोजमर्रा की जिंदगी में देखते हैं, और यह एक खास तरह की बात को जन्म देता है, जैसा कि मैं अभी आप लोगों को इस कहानी में बताऊंगी। एक बार की बात है कि पोमेगलियानो में कोला जैकोपो नाम का एक आदमी रहता था। उसकी पत्नी का नाम मार्सेला कार्नेचिया था और वह रेसिना की रहने वाली थी। आदमी समुद्र की तरह बहुत ही अमीर था। उसको खुद को भी ये पता नहीं था कि उसके पास क्या था। उसके सुअरखाने में सुअर रोज सारा दिन भूसा खाते रहते थे, पर क्योंकि उसके पास न तो कोई मुर्गे का बच्चा था और न कोई अपना ही बच्चा था और टनों पैसे थे, फिर भी वह एक काउन को बचाने के लिए 100 मील जाता आता था। वो बहुत ही गरीब तरीके से रहता था ताकि कुछ पैसा बचा सके। जब भी वह अपनी पत्नी के साथ खाने की मेज पर बहुत थोड़ा सा खाना खाने के लिए भी बैठता तो उसका एक दोस्त आ जाता जो उसको अपने बिना एक चम्मच भी नहीं हिलाने देता। ऐसा लगता था जैसे उसके शरीर में कहीं घड़ी लगी हो या फिर दांतों में घड़ी लगी हो कि वह हर खाने के समय उसके दरवाजे पर आकर खड़ा हो जाता ताकि वह उनके साथ खाना खा सके। वह वहां आकर गरीब सा चेहरा लिए आकर खड़ा हो जाता और फिर वैसा ही करता जैसा कि वे लोग करते। वे उससे पीछा नहीं छुड़ा सकते थे। वो वहीं रहकर उनके कौर गिनता रहता और कुछ कुछ कहता रहता कि उनको ये कहने पर मजबूर होना ही पड़ता, क्या तुम भी कुछ खाना पसंद करोगे। इस बुलावे को वह उनको दोबारा नहीं कहने देता। तुरंत ही वो पति पत्नी के बीच में बैठ जाता और भूखों की तरह से खाने पर टूट पड़ता। भूखे शिकारी कुत्ते की तरह से उसे खाने लगता, जैसे वह किसी भेड़िए की तरह भूखा हो। वह अपने हाथों का इस्तेमाल बहुत जल्दी जल्दी करता और विदेशी बिल्ली की तरह से अपनी आंखें घुमाता। उसके दांत चक्की की तरह से चलते और वह अपने खाने को पूरा का पूरा ही निगल जाता। एक कौर को वह खा नहीं पाता कि दूसरा कौर फिर वहां पहुंच जाता। जब उसका पेट भर जाता तो उसका पेट खूब फूल जाता, तब वह खाली प्लेटों की तरफ देखता, शराब की बोतल उठाता और उसको एक घूंट में ही खाली कर देता। वह तब तक नहीं थूकता जब तक उसको उसकी तली नहीं दिखाई दे जाती। फिर वह कोला जैकोपो और उसकी पत्नी को आश्चर्य में भरा छोड़कर चला जाता। अब दोस्त को निर्णय करने की ताकत तो थी नहीं, सो वह बिना तली के थैले के सामान जो भी मेज पर रखा रहता खाता, निगलता, खाली करता, बिगाड़ता, और उन दोनों पति पत्नी को ये समझ में नहीं आता कि वे ऐसा क्या करें जिससे वे ऐसे नीच अनचाहे मेहमान आदमी से छुटकारा पाकर संतोष से खाना खा सकें। एक सुबह उन्होंने सुना कि आज उनका वह दोस्त किसी काम से कहीं बाहर गया हुआ है। कोला जैकोपो तो ये खुशी की खबर सुनकर बहुत खुश हुआ। वह बोला, भगवान सूरज का भला करे, आज हम लोग फिर से ठीक से खाना खा सकेंगे। अब हमें खाने के समय कोई परेशान करने वाला नहीं रहेगा, और अब हम क्योंकि आज़ाद हैं तो आज हम स्वादिष्ट दावत खाएंगे। ये कहकर वह बाजार से एक बहुत बड़ी ईल मछली, 1 किलो वधिया आटा और 1 बोतल शराब लाने के लिए चला गया। ये सब खरीद कर वह वापस आया। तुरंत ही उसकी पत्नी एक बढ़िया पिज़्ज़ा बनाने के लिए बैठ गई। पिज़्ज़ा बनाकर उसने उसे ओवन में रखा और फिर ईल मछली तलने लगी। और जब सब कुछ तैयार हो गया तो उन्होंने उसे मेज पर सजाया और वे उसे खाने बैठे। अभी उन्होंने एक और ही खाया होगा कि लो वह पैरासाइट दोस्त उनका दरवाजा खटखटा रहा था। मार्सेला ने बड़े दुख के साथ बाहर की तरफ देखा तो उसे अपनी खुशियों को नष्ट करने वाला नजर आया, तो वह अपने पति से बोली, प्रिया, आज तो तुम कसाई के यहाँ से बहुत ही बुरा मौस खरीद कर लाए हो।
काश तुम जोड़ वाली हड्डी खरीद कर लाए होते। आज तक कभी भी किसी को भी पूरी संतुष्टि नहीं मिली है, कुछ ना कुछ अड़चन तो लगी ही रहती है। और यह कड़वा पे तो तुम नाली में ही फेंक दो और आज सूखा सूखा खाना ही गले में फंसाओ। कोला जैकोपो बोला, इन सब को उठा कर रख दो, मेज साफ कर दो और खुद भी गायब हो जाओ। इन्हें कहीं ट्रेन्स दो, इनका एक टुकड़ा भी नहीं दिखाई नहीं देना चाहिए। उसके बाद दरवाजा खोलना, तब शायद वह ये समझ जाएगा और यहाँ से चला जाएगा। उसके बाद हमें ये जहरीला खाना खाने का समय और जगह मिल जाएगी। जब वह दोस्त दरवाजे की घंटी बजा रहा था तो मार्सेला ने एक अलमारी में रख दी शराब की बोतल बिस्तर के नीचे रख दी और पिज़्ज़ा गेंदों के बीच में रख दिया। कोला जैकोपो मेज के ऊपर का मेजपोश नीचे को खिसका कर मेज के नीचे छिप गया और एक छेद में से झोंकने लगा। पर उसके दोस्त ने ये सब बाहर के दरवाजे की चाबी के छेद से देख लिया था। सो जब दरवाजा खोला गया तो वो मुस्कुराते हुए घर के अंदर घुसा और मार्सेला से यह कहते हुए पूछा कि क्या हुआ था, तुमने तो मुझे बाहर ही छोड़ दिया था और जब मैं दरवाजा खुलने का इंतजार कर रहा था तो एक सौंप आकर मेरे पैरों से लिपट गया। ओह माँ, वह तो कितना बड़ा था, ऐसे समझ लो जैसे कि वो हील जिसे तुमने अलमारी में रखा है। मैंने उसे अपनी आंखों से देखा, मैं तो उसे देखकर हवा से हिलाई गई पेड़ की डाल की तरह कौंप गया। मेरे शरीर में तो जैसे कीड़े चलने लगे हों। मैंने उसी शराब की बोतल के बराबर का पत्थर उठाया जैसे कि तुमने अभी अभी बिस्तर के नीचे छिपाई है और उसे उसके सिर पर दे मारा। इससे मैंने उसका पिज़्ज़ा बना डाला जैसा कि तुमने अभी अभी अपने गेंदों के बीच में छिपाया है। और जब वो मर गया तब मुझे दिखाई दिया कि वो मुझे मेरे दोस्त जैकोपो की तरह देख रहा है जो इस समय मेज के नीचे छिपा हुआ है। मेरे शरीर में से तो डर के मारे जैसे सारा खून ही खत्म हो गया था। ये सुनकर कोला जैकोपो अब चुप नहीं रह सका, सो उसने मेज के नीचे से अपना सिर बाहर निकाला जैसे कोई हंस और अपना रोल अदा कर रहा हो। चिल्लाया, अगर ऐसा है तो अब हम पेस्ट्री खाएंगे, गिलास शराब से भरेंगे और रोटी बनाएंगे। अब हमने अपना मुकदमा जीत लिया है। देखो, अगर अब हमें तुम्हारा कुछ देना नहीं है तो तुम हमें अदालत में ले चलो, और अगर तुम हमसे नाखुश हो तो हमें टकसाल ले जाकर हमारे ऊपर झूठा इल्ज़ाम लगाओ। अगर हमने तुम्हारा कोई अपमान किया हो तो हमें बांध दो। पर यह किस तरह का मुकदमा है? तुम इसका अंत कब करोगे? इसका मतलब यह है कि तुमको निर्णय लेना नहीं आता, तुमको हमारी चीजें बराबर चाहिए। एक उंगली काफ़ी होनी चाहिए बजाय इसके कि तुम सारा हाथ लो। अब ये हमको हमारे घर से नहीं निकाल सकता। जिसको निर्णय लेना नहीं आता वह समझता है कि सारी दुनिया उसकी है, पर जो अपने आप को नहीं तौलता उसे कोई दूसरा तौलता है। और अगर तुम्हारे पास कोई मापदंड नहीं है तो हमारे पास ऐसे औजार हैं जो तुमको तौल देंगे। जैसा कि तुम्हें मालूम है, हर हेजॉग के पास अपना भूसे का एक बिस्तर होता है, इसलिए तुम हमें हमारी मुसीबतों के साथ हमें अकेला छोड़ दो। अगर तुम आज से आगे इस बात को बढ़ाना चाहते हो तो तुम अपना रास्ता भूल जाओगे और फिर तुम्हें कुछ नहीं मिलेगा। अगर तुम ये सोचते हो कि मेरा घर तुम्हारे लिए एक सराय है जिसका दरवाजा सड़े हुए गलों के लिए खुला हुआ है और तुम जब चाहो आकर यहाँ खा सकते हो, तो भूल जाओ इस बात को, अपने दिमाग से निकाल दो इसे। मुझे तुम्हारी कोई चिंता नहीं है। अब तुम्हें पता चल गया है कि किसका अपमान होना चाहिए। अब तुम्हारी आंखों में रोशनी आ गई है। तुमने देख लिया है कि तुमने गधे को कबूतर समझ लिया है। अब तुम अपने घर वापस जा सकते हो। अब और आगे तुम ऐसा नहीं कर सकोगे। तुम इस घर पर निशान बना सकते हो कि अब तुम्हें इस कुएं से पानी और नहीं मिलेगा। तुम खाने पर निगाह रखने वाले हो, तुम रोटी चुराने वाले हो, तुम मेज लगाकर उन्हें ठीक से सजाने वाले हो, तुम रसोई घर में झाड़ू लगाने वाले हो, बर्तन खुरचने वाले हो, कटोरे साफ करने वाले हो, भूखे हो, भेड़िए की तरह से खाना खाने वाले हो। तुम्हारा पेट बहुत बड़ा है। तुम किसी गधे जैसे हो। तुम तो किसी राजकुमार का भालू तक खा लोगे और वह तुम्हारा पेट भी खराब नहीं करेगा। तुम तो पी पी कर टाइवर नदी भी खाली कर दोगे और फिर भी तुम्हारा पेट नहीं भरेगा। तुम और चर्चा में चले जाओ, वहां जाकर अपना जाल बिछाओ, जाकर चिथड़े इकट्ठे करो, खाने के लिए कूड़ेदानों से मौस के टुकड़े इकट्ठा करो, जाओ और मरे हुओं की जगहों से मोम इकट्ठा करो,
पीने के लिए पानी की बड़ी बड़ी टंकियों खाली करो। और भगवान करे अब तुम्हें ये घर आग की तरह लगे। हर एक की अपनी अपनी मुश्किलें होती हैं और हर आदमी जानता है उनकी जड़ कहाँ है और कहाँ उनका पेट दर्द करता है। जो इससे बच सकते हैं उनको इससे बचने दो। अब समय आ गया है कि अब तुम माँ का दूध पीना छोड़ दो। ओ बेकार के आदमी, कुछ काम करो, कोई कला सीखो और फिर अपने लिए कोई नया मालिक ढूंढ लो। अभागा दोस्त अपने दोस्त के मुंह से ये लंबा भाषण सुनकर तो बस पत्थर की तरह ठंडा और जमा हुआ खड़ा रह गया। जैसे कोई चोर चोरी करता पकड़ा गया हो, या फिर जैसे कोई यात्री रास्ता भूल गया हो, या फिर जैसे किसी नाविक का जहाज बीच समुद्र में टूट गया हो, या फिर जैसे कोई वेश्या अपना हिसाब किताब भूल गई हो, या फिर जैसे किसी बच्चे ने अपना बिस्तर गंदा कर दिया हो। अपनी जीभ अपने दांतों के बीच में ही रखकर, सिर लटकाकर, दाढ़ी को छाती तक लटकाए, आंखों में आंसू लिए, सुरकती नाक लिए, खाली हाथ, बीमार सा, पूंछ अपनी टांगों में दबाए बिना एक बार भी पीछे देखे चुपचाप वापस लौट गया। यही समय अच्छा था उसको सजा देने का। कहते हैं न, कुत्ता जिसे शादी की दावत में नहीं बुलाया गया हो उसे वहां नहीं जाना चाहिए, नहीं तो उसे हंटर पड़ेगे। वहां बैठे सभी लोग दोस्त को मिली हुई डॉट को सुनकर बहुत जोर से हंस पड़े। उनको ये भी पता नहीं चला कि अब सूरज के बैंक में रोशनी बहुत कम रह गई है और दरवाजे के नीचे की झिरी से सुनहरी चाबी फेंककर सूरज वहां से चला गया है। दूसरा दिन समाप्त। तीसरा दिन जैसे ही सूरज की किरणें फिर से वहीं आईं कि सब लोग, राजकुमार और उसकी पत्नी भी दूसरी स्त्रियों के साथ सुबह के नाश्ते और रात के खाने तक का समय खुशी से बिताने के लिए फिर उसी जगह वापस आ गए। उन्होंने संगीत बजाने वालों को बुला भेजा और बहुत खुश खुश नाचना शुरू किया। कुछ लोगों ने खेल खेलने शुरू किए, जैसे रोजा, नौजवान किसान लड़की, गुल की कहानी, स्टीफेनिया, चालाक किसान, सारा दिन फाख्ता के साथ, जिप्सी, मेरा चमकीला तारा, आदि आदि। उन्होंने अपना नाच लूसी द विच से खत्म किया, और यह सब उन्होंने उस दासी को खुश करने के लिए किया। और इस तरह समय बढ़ चला और उन्हें इस बात का पता ही नहीं चला जब तक खाने का समय नहीं आ गया। बहुत तरह के बढ़िया बढ़िया खाने मेज पर लगाए गए थे। लगता था जैसे वे सब स्वर्ग से आए हों। वे इतने स्वादिष्ट थे कि लोग उसे अभी तक खा ही रहे थे। खाने के बाद मेज साफ की गई और जीजा जो कोंटों पर बैठी थी ने अपनी कहानी सुनाई और फिर बारी आई सीका की।